नमस्कार मित्रों। कल मैंने आपको कार्यपालिका में भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में बताया था। संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 में संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। अब जो संविधान का भाग 5 का अध्याय 2 है, जिसमें संघीय संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें दी हुई हैं। तो संघीय संसद में जानते ही हैं, 2 संसद है। संसद के 2 सदन हैं। एक प्रथम या निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं, द्वितीय या उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं। इसको बताने से पहले मैं भारतीय संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ उसको लिख रखा है। क्योंकि मित्रों, लिखने में बड़ा समय लगता है, वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है कि संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में भारतीय संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, जो अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में पूछते हैं, उनको मैं यहाँ आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। एक एक करके अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 79, आप देखें यहां मैंने लिखा है, जो अनुच्छेद 79 है वो भारत में संसद की व्यवस्था की बात करता है कि भारत में संसद होगी, वह द्विसदनात्मक होगी, इसकी बात करता है। कभी कभी प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हमारे भारत में ली गई। तो चूंकि भारतीय संविधान काफी कुछ हद तक ब्रिटेन से प्रभावित था, और उस समय जो दुनिया के बड़े देश थे, मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड थे, उन सब में लगभग द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी, इसलिए भारत ने भी इसको अडॉप्ट किया। और एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि कभी कभी एक सदन होने पर कभी कभी जल्दीबाजी में गलत निर्णय हो जाते, इसलिए द्विसदन की व्यवस्था की गई कि अगर एक सदन जल्दीबाजी में निर्णय ले ले तो दूसरा सदन उसको विचार विमर्श करके उस पर निर्णय ले, इसलिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका आई। यह अनुच्छेद 79 भारत की संसद यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की बात करता है। अब अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 80। यह अनुच्छेद 80 राज्यसभा, जो हमारे संसद का द्वितीय या उच्च सदन, द्वितीय या उच्च सदन, इसकी बात, राज्यसभा की बात अनुच्छेद 80 करता है। अब इसकी सदस्य संख्या कितनी होगी, तो इसमें निर्धारित किया गया अनुच्छेद 80 के अंतर्गत कि भारत में जो राज्यसभा द्वितीय या उच्च सदन होगा, जो कि एक अस्थायी सदन होता है, यह कभी भंग नहीं होता, जब से स्थापित हुआ तब से यह अनवरत चल रहा है। इस सदन की सदस्य संख्या मैक्सिमम 250, अधिकतम 250, अधिकतम, लेकिन वर्तमान समय में 245 है। इसकी संख्या निर्धारित की गई कि अधिकतम 250 होगी, लेकिन वर्तमान समय में 245 सदस्य संख्या है, जिसमें 233 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। खैर, ये बात का विषय है, जब मैं राज्यसभा आपको पढ़ाऊंगा तो वहां इसके बारे में डिटेल पढ़ा जाएगा। अब अनुच्छेद 81, यह लोकसभा की बात करता है कि भारत में एक लोकसभा होगी जिसकी सदस्य संख्या वर्तमान समय में 543 है। 543। देखिए, इसमें 2 सदस्य पहले 2020 के पहले तक इसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते थे, जो प्रावधान समाप्त कर दिया गया। अब 543 सदस्य संख्या रह गई जो लोकसभा में निर्वाचित होती है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की बात करता है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, यानी संसद का सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण अर्हताएं, योग्यताएं होंगी, उसकी चर्चा अनुच्छेद 84 में की गई।
इसके बाद अनुच्छेद 85, यह संसद सत्र सत्रावसान, यानी संसद सत्र कब प्रारंभ होगा, कैसे प्रारंभ होगा, उसका सत्रावसान कब होगा, एवं संसद का विघटन, एक ही विघटित होता है लोकसभा, वो कब और कैसे विघटित होगी, इसकी चर्चा अनुच्छेद 85 में की गई। अनुच्छेद 86, यह अनुच्छेद 86 दोनों सदनों में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार जो राष्ट्रपति का है, उसकी चर्चा यह अनुच्छेद 86 करता है। जो दोनों सदनों में जब सदन को बुलाया जाता है, सदन बुलाता है राष्ट्रपति, तो उसमें अभिभाषण और संदेश भेजता है, उसकी चर्चा यह अनुच्छेद 86 करता है। अब अनुच्छेद 89 89 देख ले, यह राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, यानी राज्यसभा का सभापति कौन होगा और उपसभापति कौन होगा, इससे संबंधित अनुच्छेद 89 है। आपको पता भी है कि राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और आगे जब राज्यसभा पढ़ाया जाएगा तो उसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अनुच्छेद 93, यह लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा और लोकसभा का उपाध्यक्ष, उसके पद के बारे में यह विवेचना करता है। जब मैं लोकसभा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि लोकसभा अध्यक्ष का पद कितना महत्वपूर्ण पद है, कितना शक्तिशाली पद है। तो इस लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में की गई है, 93 में। अब अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय की बात करता है कि संसद का सचिवालय होगा, उसकी चर्चा अनुच्छेद 98 में या 98 में की गई। इसके बाद अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निरर्हताएं, यानी जो सदस्यों के लिए जो निरर्हताएं होंगी, उनकी चर्चा अनुच्छेद 102 में की गई। इसके साथ साथ अनुच्छेद 105 जो संसद, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों एवं विशेषाधिकारों की बात करता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि संसद सदस्यों के विशेषाधिकार क्या है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए, तो आप ध्यान देंगे, इसको याद करेंगे। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद की क्या शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, उनके सदस्यों के क्या शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, और संसदीय समितियों के क्या शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, इनकी चर्चा अनुच्छेद 105 करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अभी जब मैं आपको राज्यसभा या लोकसभा पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है और कौन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है। यहां इतना जानिए कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, उसकी चर्चा कि कौन बुलाएगा, कब बुलाएगा, कैसे बुलाएगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में की गई। इसके बाद अनुच्छेद 109 और 110 धन विधेयक की बात करते हैं। धन विधेयक क्या है, किस परिस्थिति में धन विधेयक पेश किया जाता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 109 और 110 में की जाती है। इसके बाद आए आप तो देखेंगे यहां अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर, जो विधेयक होते हैं उस पर राष्ट्रपति की अनुमति। आपको पता है कि दोनों विधेयक दोनों सदनों से पास तो हो जाते हैं, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर या अनुमति नहीं मिलती है तब तक वह कानून का रूप धारण नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, या यूं कह लें कि राष्ट्रपति, मैंने बताया भी था राष्ट्रपति पढ़ाते समय कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, पॉकेट वीटो, लेट वीटो, तो उनका प्रयोग करेगा या अनुमति देगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 111 में की गई है। अब आते हैं अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जो सालाना वित्तीय विवरण होता है, पूरे साल भर का वित्तीय विवरण, वर्ष का वित्तीय विवरण, उसकी चर्चा अनुच्छेद 112 में की गई है। यानी कह सकते हैं कि जो बजट है उस बजट की जानकारी इसमें दी जाती है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक क्या है और विनियोग विधेयक के बारे में क्या क्या चीजें हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 114 करता है।
अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 120 करता है। और संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में, यानी संघीय संसद या संघीय व्यवस्थापिका का अंतिम अनुच्छेद कह सकते हैं 123, जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मैंने बताया था राष्ट्रपति के शक्तियों में कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, वह इसके अंतर्गत आता है। अब इसके बाद का जो अनुच्छेद है वह सर्वोच्च न्यायपालिका यानी संघीय न्यायपालिका की बात करता है। तो मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। 79 79 संसद की बात करता है, 80 राज्यसभा की बात करता है, 81 लोकसभा की बात करता है, 84 संसद सदस्यों की जो अहर्ताएं होती है उनकी चर्चा करता है, अनुच्छेद 85 संसद सत्र उसका सदरावसन और विघटन की चर्चा करता है, अनुच्छेद 86 दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात करता है, अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा करता है, 98 संसद के सचिवालय की बात करता है, अनुच्छेद 105 संसद उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों की चर्चा करता है, अनुच्छेद 108 दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की चर्चा करता है, अनुच्छेद 109 और 10 धन विधेयक की चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति या वीटो पावर की बात करता है, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक की बात करता है, अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है, और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की चर्चा करता है। मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। इनको बाद में वीडियो पॉज करके कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में यह पूछे जाते हैं कि यह चीज किस अनुच्छेद से संबंधित है, यह चीज किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वहां इसका माकूल जवाब आपको देने के लिए इनको लिखना जरूरी है। तो इसको वीडियो पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा। अब मैं आपको इसके बाद जो संसद के 2 सदन हैं, निम्न और प्रथम सदन लोकसभा, उच्च और द्वितीय सदन राज्यसभा, यानी कि इन दोनों सदनों के बारे में, उनके सदन के गठन, उनके सदस्यों की योग्यताएं, उनकी शक्तियां इत्यादि, कार्यकाल इत्यादि के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके, जिससे यह सारी महत्वपूर्ण जानकारियां विद्यार्थियों तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।